वाली फिगर में अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं तो प्रेशर पी आई दिया है क्या, वॉल्यूम 2V होगा क्या, टोटल वॉल्यूम दोनों बल्ब्स का मिला के वॉल्यूम कितना, और मोल्स मान लें n है, आर है ही, और टेम्परेचर T1 है क्या। तो इससे मोल्स कितने आ गए, मोल्स कितने आ गए, PI 2V अपॉन RT क्या। अब सेकंड केस में क्या हुआ, फिर से ये दो बल्ब्स आपस में जुड़े हुए हैं लेकिन दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है। देखो प्रेशर भी अलग अलग है या सेम है। तो ऐसे कैसे हो सकता है टेम्परेचर अलग अलग हो, प्रेशर सेम हो, वॉल्यूम सेम हो, इसका मतलब पक्का दोनों में नंबर ऑफ मोल्स सेम कैसे होंगे जब दोनों का टेम्परेचर अलग है। नहीं आ रही बात पकड़ में। तो वॉल्यूम सेम वाली बात तो तभी लगती है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों का टेम्परेचर सेम है क्या। यही तो बात बता रहा हूँ, दोनों का टेम्परेचर सेम तो नहीं है, तो इसका मतलब दोनों के मोल्स अलग अलग होंगे। तो अब उसमें ये वाली इक्वेशन जब हम लगा रहे हैं, पी फाइनल वॉल्यूम वी है सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड वाले बल्ब का, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मान लें उसमें n1 है, आर है और टेम्परेचर T1 है। अब उसी में जो राइट हैंड साइड वाला बल्ब है, प्रेशर उसमें भी PF ही है, वॉल्यूम उसका भी V ही है, लेकिन उसमें मोल्स कितने हैं। अब n1 इससे क्या आया, PFV अपॉन RT1, और n2 इससे क्या आया, PFV अपॉन R। मैंने गलत लिख दिया यहाँ 2 है, कोई तो जाग जाते हैं। अब ये n1 प्लस n2, ध्यान देना n1 प्लस n2 इज इक्वल टू n होगा क्या। फिगर देखो, पहले वाली फिगर और दूसरी वाली फिगर, बाहर से तो कोई गैस आपने डाली निकाली नहीं है, सिर्फ गैस शिफ्ट ही तो ही है एक बल्ब से दूसरे बल्ब की तरफ। कितने दुख के साथ एक आवाज़ आई है सर। अब ये बताओ इस पूरे क्वेश्चन में हमने कहीं बाहर से गैस डाली है या निकाली है, तो नंबर ऑफ मोल्स तो वही रहेंगे ना। तो पहले कितने मोल्स थे, n, बाद में एक बल्ब में हो गया n1 एक में n2, तो n1 प्लस n2 मिला के नहीं तो रहेगा। तो अब यहाँ क्या आया, PFV अपॉन RT1 प्लस PFV अपॉन RT2 इज इक्वल टू PI 2PIV अपॉन RT1 था वहाँ पे, बोलो था नहीं था, V साहब तो उड़ लिए, R साहब भी उड़ लिए क्या, अगर मेरी मैथ सही चल रही हो तो P फाइनल क्या हुआ, 1/T1 प्लस 1/T2 इज इक्वल टू 2PI इनिशियल अपॉन T1। बोलो सोच के। तो इसको सॉल्व कर लूँ तो PF क्या आ जाएगा, ट्वाइस PI अपॉन T1 इंटू T1 T2 अपॉन T2 प्लस T1 होगा क्या। इस T1 से एक T1 उड़ गया, ट्वाइस T2 अपॉन T1 प्लस T2 है ऑप्शन या नहीं, P ये छुट गया मेरे से, P इनिशियल कौन सा ऑप्शन है, C वाला ऑप्शन है। PV इज इक्वल टू W अपॉन MRT होता है। अब देखो क्वेश्चन में ध्यान से, उसने बोला मासेस सेम है, यानी W की वैल्यू सेम है ना, और मॉलिक्यूलर मास एक बार M1 है और दूसरी बार मॉलिक्यूलर मास M2 है। टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, W भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, हाँ या नहीं। तो मैं एक मिनट के लिए PV इज इक्वल टू K अपॉन M बना लूँ फॉर्मूला, क्योंकि कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट। अब मैं अगर इसका लॉग लूँ तो लॉग ऑफ PV, जो बेचारे आज ही आए हैं वो तो बेहोश हो जाएंगे, कहते यहाँ पता नहीं क्या हो रहा था। लॉग K अपॉन MS, तो यहाँ क्या बन जाएगा, लॉग P प्लस लॉग V इज इक्वल टू लॉग K माइनस लॉग M। अब प्लॉट बनाया उसने लॉग V वर्सेस लॉग P में, है ना। तो ये वो y जैसा मान रहा और ये x जैसा मान रहा। तो क्या करें, log v इज इक्वल टू, इसको हम स्प्लिट ना करके ऐसे ही रहने दें एक मिनट के लिए, यहाँ आके माइनस log p बन जाएगा क्या वो, log k अपॉन m माइनस log p।
अब ये तो y है और ये mx एक मिनट के लिए हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखना है। तो y के जैसा तो log p है, x के जैसा log p है, और m के जैसा -1 है, और c के जैसा k/m है। तो प्लॉट हमारे सही बन गई बातें। तो थोड़ी सी मैथ्स वीक पड़ रही है मेरी, जरा सी मेरी हेल्प करो सर। उसने 2 स्ट्रेट लाइन बनाई है ना, दोनों का नेगेटिव स्लोप ही है, हमारा भी स्लोप -1 आ रहा है। तो अब जरा सी मैथ्स लगाओ सर, किसका प्लॉट नीचे होगा और किसका नीचे होगा। यहाँ पे ये एक बार हम m1 रखेंगे, तो जब m1 बड़ा होगा, मान लो यहाँ पे m2 पर लिखा हुआ है जो क्वेश्चन है उसमें m1 है, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि m1 बड़ा है। तो अगर m1 बड़ा हुआ m2 से तो ये वैल्यू छोटी होगी, छोटी वैल्यू का लॉग छोटा होगा, और छोटा वाला नीचे आता होगा, हाँ या नहीं, c जितना छोटा होगा उतना नीचे आएगा ना, c इंटरसेप्ट होता है ना। तो दोबारा जब m1 बड़ा है अगर, तो ये छोटा है, ये छोटा है, तो इसका मतलब m1 बड़ा है m2 से। माने क्या, मैं तो ऐसे ही ट्रायल मारा था, उल्टा आता तो बदल देते। तो हमने परसों थर्मोडायनेमिक्स नाम का चैप्टर शुरू किया था, और थर्मोडायनेमिक्स में हम एनर्जी चेंजेस स्टडी करते हैं कि कितनी एनर्जी चेंज हो रही है ड्यूरिंग एनी प्रोसेस। तो हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी उनमें अगर कोई रिलेशन है तो क्या रिलेशन है वो भी हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। क्या कहा हमें नहीं समझ आया ना आने, तो यहाँ से समझना शुरू करिए, जो मैंने बोला वो बात अभी दोबारा अपने आप समझ आ जाएगी। देखो जल्दी से, थर्मोडायनेमिक्स की एक टर्मिनोलॉजी है, कुछ टर्म्स हैं जो इस चैप्टर को A+B, और आप देख रहे हो इस रिएक्शन के दौरान कितनी हीट निकलेगी या अब्जॉर्ब होगी। तो ये बीकर आपके लिए क्या हो गया, सिस्टम। इस बीकर के चारों तरफ जो कुछ भी है, पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स, वो सब क्या है उसका। तो मैंने बोला था कि अर्जुन से पूछा गया भाई तेरे लिए सिस्टम कौन है, तो अर्जुन बोला मछली की आंख, क्योंकि वो पूरे यूनिवर्स में सिर्फ किसे स्टडी कर रहा है, किसे इन्वेस्टिगेट कर रहा है। और उस मछली की आंख के सिवा जो कुछ भी है पूरे यूनिवर्स में, वो सब उस मछली की आंख की सराउंडिंग्स में हो गया ना। तो मैंने यहाँ तक भी बोला था कि वो जो मछली की आंख है वो किसी महल में किस्सा हो रहा, तो महल में जो कुछ भी है उस मछली के सिवा वो सब उसकी सराउंडिंग्स हैं। वो महल सहारनपुर से कुछ दूर है मान लो, तो सहारनपुर भी उनकी सराउंडिंग्स में है, बॉम्बे भी सराउंडिंग्स में है, तो मिल्की वे गैलेक्सी के बाद जो गैलेक्सीज हैं वो भी उसकी सराउंडिंग्स में है क्या। तो हाँ सब, तो इसलिए मैंने बोला पूरा यूनिवर्स माइनस सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। तो सिस्टम एंड सराउंडिंग्स आर सेपरेटेड बाय, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो सेपरेशन है वो क्या कहलाता है, बाउंड्री। तो अगर ये बीकर हमने इमेजिन किया था, तो बीकर के बाहर सराउंडिंग है, बीकर के अंदर सिस्टम है, तो बीकर की जो ग्लास की कांच की दीवारें हैं दे आर कॉल्ड बाउंड्री। वो बाउंड्री आपको दिख रही है क्या, तो रियल। अगर आप इसको अपने दिमाग में एक इमेजिनरी प्लेट से ढक देते हैं, तो प्लेट के नीचे अंदर कौन। तो ये जो प्लेट है ये वहाँ है नहीं, आप अपने दिमाग में इमेजिन कर रहे हो, तो ये प्लेट कैसी बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री। तो बाउंड्री रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, दोनों एक साथ भी हो सकती हैं। जैसे इस केस में कुछ आधा हिस्सा तो रियल है, आधा इमेजिनरी है। फिर बोला था हमने सिस्टम के टाइप्स, तो सिस्टम 3 टाइप के थे, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और। तो बिल्कुल सिंपल सी बात थी, डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है, घर जाके पढ़ लेना। मैं समझा रहा हूँ कि अगर मेरे पास कप ऑफ कॉफ़ी है, उसमें से वेपर्स उड़ रहे होंगे, उसमें मक्खी भी गिर सकती है, तो वो ओपन सिस्टम है, क्योंकि वो मास भी एक्सचेंज कर सकता है सराउंडिंग से। मास लॉस हो रहा है अगर वेपर्स उड़ रहे हैं, और मक्खी गिर रही है तो मास बढ़ रहा है, तो मास एक्सचेंज कर सकता है। उसमें रखी कॉफ़ी ठंडी हो रही है, कप ओवन में रख दें, माइक्रोवेव ओवन में रख दें, तो गर्म होने लगेगी, यानी वो सराउंडिंग से हीट ले भी सकता है, दे भी सकता है, तो ओपन सिस्टम। अगर इस कप ऑफ कॉफ़ी को हमने प्लेट से ढक दिया, तो वेपर्स इसमें से उड़ नहीं पाएंगे, लेकिन मक्खी इसमें गिर नहीं पाएगी, लेकिन ठंडी तो अब भी हो रही होगी। तो क्लोज सिस्टम किसे कहा था, विच कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट, बोलिए आ गया नहीं। आइसोलेटेड सिस्टम क्या हो जाएगा, विच कैन नाइदर एक्सचेंज एनर्जी नॉर मास। तो मैंने बोला था कल शाम ही मिल्टन ने थर्मस फ्लास्क लॉन्च किया है, उसमें आप कॉफ़ी गर्म भर के रख दो, 10 साल बाद खोलो तो चूंकि उतनी गर्म निकलेगी मान लो, तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा। 100 साल बाद खोलो तो भी वो उतनी निकलेगी। तो क्या उसमें मक्खी गिर सकती है, क्या उसमें से वेपर्स बाहर आ सकते हैं, क्या वो एनर्जी लॉस कर रहा है या गेन कर रहा है, कुछ नहीं। तो विच कैन नाइदर एक्सचेंज मास नॉर एनर्जी, डेट इज। अब जो ये सिस्टम है, जो अभी हमारा बीकर था या मछली की आंख थी, उसकी एक स्टेट होती है, स्टेट ऑफ अ सिस्टम। तो स्टेट के नाम पे हम लोग सोचते हैं कि स्टेट का मतलब होगा कि वो सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। तो यहाँ इस चैप्टर में स्टेट का मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट नहीं होता। कंडीशन ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम व्हेन सर्टेन मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैव फिक्स वैल्यू।
क्या मतलब, मान लीजिए आपके पास बीकर में, 2 बीकर में पानी रखा है, दोनों का वॉल्यूम सेम है लेकिन टेम्परेचर दोनों का अलग अलग है, तो दोनों है तो लिक्विड ही, फिर भी हम क्या कहेंगे, दे आर इन डिफरेंट स्टेट, क्योंकि उनकी एक मेजरेबल प्रॉपर्टी टेम्परेचर अलग है। 2 अलग अलग जार में गैस बंद है, दोनों का टेम्परेचर अलग, प्रेशर अलग, वॉल्यूम अलग, या वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर प्रेशर अलग है, तो है तो दोनों में गैस ही, लेकिन फिर भी हम क्या कहेंगे, दे आर इन डिफरेंट स्टेट, क्योंकि उनकी मेजरेबल प्रॉपर्टी टेम्परेचर, उनकी मेजरेबल प्रॉपर्टी प्रेशर अलग अलग है। और ये जो टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम है इन्हें क्या कहते हैं, स्टेट वेरिएबल्स, क्योंकि इनके वेरी करने से तो स्टेट वेरी कर रही है। अगर मैं इस पानी को 40 डिग्री पे ले जाऊँ तो क्या कहूँगा, ये थर्ड स्टेट पे पहुँच गया, ये फर्स्ट स्टेट, ये सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, तो किसके वेरी करने से, टेम्परेचर के, तो इसलिए टेम्परेचर को क्या कहा, हो गया क्या। अब इस बीकर को आपने गर्म किया होगा तभी तो 20 से 30 आया होगा, या इसको आपने ठंडा किया होगा तभी तो 30 से 20 आया होगा। तो क्या वहाँ कोई प्रोसेस हो रहा है, हाँ एक बार हीटिंग का और एक बार कूलिंग हो रहा है। तो कब कहते हैं हम, देखो टेक्निकली सोचिए, देखो प्रोसेस इज सेड टू हैव टेकन प्लेस व्हेन सिस्टम अंडरगोस चेंज ऑफ स्टेट। अगर आपके पास आइस थी, वो बर्फ पिघल के पानी बन गई, तो आप क्या कहोगे, वहाँ एक प्रोसेस हुआ मेल्टिंग का। क्यों, क्योंकि उसकी मेजरेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि उसकी स्टेट चेंज हो गई, तो कहते हैं प्रोसेस हुआ। अब ये प्रोसेस कैसे होते हैं, स्टेट फंक्शन किसको कहते हैं, विच डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट एंड नॉट ऑन द पाथ फॉलोड। तो इस बात को मैंने बहुत बढ़िया से कैसे समझाया था कि आप ग्राउंड फ्लोर से किसी बिल्डिंग के 50th फ्लोर पे गए, तो लिफ्ट से जाओगे तो और स्टेयर से जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज तो सेम ही आएगा, क्योंकि जिसे ना आ रहा हो सर पूछ लेना मुझे, जो एब्सेंट रहे हो, मैंने इसलिए रिपीट किया क्योंकि नहीं तो पूरा चैप्टर नहीं आएगा आगे। तो जब आप ग्राउंड फ्लोर से 50th फ्लोर गए तो आप एच क्या देखोगे, ग्राउंड फ्लोर से 50th फ्लोर के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वही तो मेजर करोगे। अब आप इसने लिफ्ट से चले या स्टेयर्स क्रॉस घूम के ऊपर पहुंची तो भी एच तो सेम ही रहेगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, इनिशियल स्टेट पे। और लेकिन हमने पूछा आपने सीढ़ियों से चढ़ने में ज़्यादा काम किया या लिफ्ट से चढ़ने में ज़्यादा काम किया, या सेम अमाउंट ऑफ काम किया। सीढ़ियों से गए होंगे तो बहुत ज़्यादा काम किया होगा, थक गए होंगे, तो इसका मतलब वर्क जो है वो पाथ पे डिपेंड करता है, नहीं इस पाथ से गए तो अलग वर्क हुआ और सीढ़ी वाले पाथ से गए तो वर्क क्या है, वर्क इज पाथ फंक्शन, पाथ पे जो डिपेंड करे। कुछ पूछना है क्या। अब अगला वर्ड है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रो मतलब बहुत बड़ा। तो अगर मेरे पास टेबल पे बीकर में पानी रखा है, उस बीकर में से सपोज करो मैंने एक मॉलिक्यूल पानी का पकड़ लिया, सिंगल मॉलिक्यूल, और उसे मैंने अपनी शर्ट पे रखा, तो मेरी शर्ट गीली हो जाएगी क्या। तो अगर मैंने वाटर के कई सारे मॉलिक्यूल शर्ट पे रखे तभी तो मेरी शर्ट गीली होगी। तो जो उसमें वेटनेस नाम की प्रॉपर्टी है वो बल्क बिहेवियर से तो आएगी ना, यानी कई सारे पार्टिकल्स एक साथ आएंगे तभी तो आएगी। तो प्रॉपर्टीज जो बल्क बिहेवियर पे डिपेंड करें उन्हें मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब किसी लिक्विड का गाढ़ापन, किसी लिक्विड की विस्कोसिटी, तो तभी तो वो लिक्विड की विस्कोसिटी पता चलेगी। अगर लिक्विड के कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर आप लिक्विड का सिंगल मॉलिक्यूल ले लो उसकी थोड़ी कोई विस्कोसिटी होती है। ये ग्लिसरीन बहुत विस्कस लिक्विड है, ग्लिसरीन बहुत थिक लिक्विड है, तो इसका मतलब ग्लिसरीन में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास को हैं। वाटर उसके मुकाबले कम विस्कस है, तो इसका मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स कंपैरेटिवली दूर को हैं। लेकिन अगर मैं वाटर का सिंगल मॉलिक्यूल टेबल पे रखूँ, ग्लिसरीन का सिंगल मॉलिक्यूल टेबल पे रखूँ, तो उनकी कोई विस्कोसिटी नहीं होगी। तो विस्कोसिटी कब राइज होती है, डेंसिटी कब राइज होती है, जब बल्क में। अब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज दो तरह की हो सकती हैं, एक्सटेंसिव और, तो इंटेंसिव वर्ड आई एन से शुरू होता है, इंडिपेंडेंट वर्ड भी आई एन से शुरू होता है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज किने कहा, प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट। इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट से क्या मतलब है कि उसमें कितना मैटर है इस बात पे डिपेंड नहीं करता। मैंने बहुत बढ़िया सा एग्जांपल दिया था, अगर मेरे हाथ में एक चौक है जिससे मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूँ, तो उस चौक की कोई डेंसिटी है क्या। अब उस चौक में से मैं पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ देता था और थोड़ा सा छोटे वाला टुकड़ा दिखा के पूछता था, बताओ इसकी डेंसिटी पूरी बड़ी वाली चौक से छोटी है, कम है या ज़्यादा है। सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि वो बड़ी वाली चौक का मास भी ज़्यादा है तो वॉल्यूम भी ज़्यादा है। डेंसिटी तो मास अपॉन वॉल्यूम को कहते हैं ना। गए, मैं ये कह रहा था डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता। तो अब इस चौक में से अगर हमने छोटा सा टुकड़ा तोड़ दिया तो इसका मास भी कम हो गया इससे, तो फिर वॉल्यूम भी उस हिसाब से कम हो गया। तो ये रेशियो और ये रेशियो दोनों सेम आएंगी, यानी डेंसिटी में सेम। तो डेंसिटी क्वांटिटी पे डिपेंड कर दिया गया, ये बड़ी चौक की डेंसिटी ज़्यादा या कम, छोटी की कम या ज़्यादा, नहीं दोनों की सेम है। तो डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर। तो इसलिए डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मास दोनों का सेम है क्या, तो मास अमाउंट पे डिपेंडेंट है ना। तो प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ मैटर, तो वो कौन, मास। इसने जितनी जगह घेरी है इस रूम में, इस छोटे टुकड़े ने जितनी जगह घेरी है, दोनों का वॉल्यूम सेम नहीं, वो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करेगा। तो वॉल्यूम भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी क्या होता है मैंने कहा था चैप्टर में, आगे पढ़ाऊंगा, लिखा रहा हूँ बस लिख लो फिलहाल। फिर एक बढ़िया बात ये सिखाई थी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अपॉन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मास कैसी प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव। नीचे वॉल्यूम भी क्या है, एक्सटेंसिव, लेकिन मास अपॉन वॉल्यूम करके क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी कैसी प्रॉपर्टी,
तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को जब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से डिवाइड करते हैं तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। फिर मैंने लिखा मोलर प्रॉपर्टी, इसी को लिंक, अब यहाँ पे हमारा फ्यूज उड़ गया था, क्लास खत्म होने का टाइम हो गया था, तो हमने कहा था चलिए छोड़िए कल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मोलर प्रॉपर्टी, पहले तो इसको हिंदी वर्जन समझो। मोलर प्रॉपर्टी मतलब एक मोल की प्रॉपर्टी। जैसे अगर मुझे कोई बोले 1 मोल गैस मेरे पास है, हो सकती है, और वो 1 एटमॉस्फेयर पे है और 273 केल्विन पे है, तो इसका क्या मतलब होता है, वो एसटीपी पे है। तो 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, हमें सबको पता है। तो इस वॉल्यूम को क्या मैं मोलर वॉल्यूम कह सकता हूं, बिकॉज दिस इज अ वॉल्यूम ऑफ, तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को की कोई प्रॉपर्टी को हम मोलर प्रॉपर्टी कहते हैं। मान लीजिए मैं बाजार से 1 मोल ऑरेंजेस खरीद के लाया, 1 मोल, और वो सपोज कर लो झूठ मूठ को 30 रुपये के आए, तो ये क्या उसका मोलर रेट हुआ। मोलर रेट मतलब रेट ऑफ 1 मोल ऑफ ऑरेंजेस। अब समझ गए मोलर प्रॉपर्टी यानी 1 मोल की प्रॉपर्टी। तो अब मान लीजिए n मोल्स हैं आपके पास, n मोल्स, उनकी प्रॉपर्टी कितनी है। x को क्या कहते थे, काय, ये x ऐसे करके बनाते थे जॉइनिंग हाइड्रेटिंग का x जैसा, इसको काय बोलते थे। नंबर ऑफ मोल्स n है और n मोल्स की प्रॉपर्टी कितनी है, काय, काय काय बोलो। तो 1 मोल की कितनी होगी, काय अपॉन n या नहीं। आपको हमें नहीं आया, आपको हमें नहीं आया, कोई बात नहीं। तो मान लीजिए मैं बाजार से 2 मोल ऑरेंजेस खरीद के लाया, कितने रुपए के, तो 1 मोल के कितने होंगे। तो क्या ये जो 60 है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि अगर ये 2 मोल के बजाय 3 मोल हो गए तो ये रेट बढ़, ये अमाउंट बढ़ जाएगा। ये 4 मोल हो गए तो ये अमाउंट बढ़ जाएगा, और ये रुपए बढ़ गए तो ये मोल्स बढ़ जाएंगे। तो ये कैसी प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव। ये भी कैसी, लेकिन सॉल्व करके क्या आया, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है क्या। चाहे आप 2 मोल खरीदो, चाहे 200 मोल खरीदो, चाहे 2 लाख मोल खरीदो, 1 मोल तो 30 रुपीज़ का ही रहेगा ना। तो अब समझ आया मोलर प्रॉपर्टी यानी 1 मोल की प्रॉपर्टी, जो कैसे पता चलेगा, अगर आपको n मोल्स की कोई प्रॉपर्टी पता है तो 1 मोल की कैसे निकालोगे, काय अपॉन n से, और 1 मोल की होती हो क्या हो जाएगी। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, प्रोसेस पढ़ लिया। प्रोसेस इज सेड टू हैव टेकन प्लेस व्हेन सिस्टम अंडरगोज चेंज ऑफ स्टेट। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस जो है ना, थर्मोडायनेमिक्स में होने वाले प्रोसेस, ये कई सारी तरह के हो सकते हैं इनके हिसाब से, हमने ये भी हर चीज़ कई सारी तरह की। तो कई सारी तरह में ये सबसे पहले कहते हैं, सबसे ज़्यादा कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो का मतलब क्या है हमारी केमिस्ट्री की दुनिया में, जब भी कहीं केमिस्ट्री में आइसो आए वहाँ कुछ ना कुछ सेम होगा। थर्मल मतलब टेम्परेचर, हीट, तो बस यहाँ स्पेसिफिकली टेम्परेचर ही रखना है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या, प्रोसेस ड्यूरिंग विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। बाकी कुछ भी बदले ना बदले, लेकिन उस प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। ठीक, बोलो। अब ये फिजिक्स वाले बहुत दम पीते हैं, हम तो इतना ज़्यादा नहीं पीते। वहाँ तो रुला देंगे, वो इतने डरावने से डेरिवेशन कराएंगे इनके एडियाबेटिक प्रोसेस के। तो एडियाबेटिक प्रोसेस किसे कहते हैं, प्रोसेस ड्यूरिंग विच sorry heat content of a system भी छोड़ो, वाइस वर्सा लगा देंगे, हीट कंटेंट रिमेन्स सेम। तो जब टेम्परेचर सेम रहे तो आइसोथर्मल प्रोसेस, जब हीट कंटेंट कांस्टेंट रहे तो एडियाबेटिक प्रोसेस। चाबी अटक गई कुछ लोगों की या नहीं, कि जब टेम्परेचर सेम रहेगा तो हीट कंटेंट तो अपने आप ही सेम रहेगा। बुद्धू बना रहे ना हमारा। कैसे मैडम दोबारा बताना। अगर हीट एक्सचेंज हो गई, बाहर से ज़्यादा हीट अंदर आई और अंदर से कम हीट बाहर गई, तो टेम्परेचर अंदर का बढ़ जाएगा। सोचो टेम्परेचर कहाँ कांस्टेंट रहेगा। एक कप रखा हुआ है, कप से हीट बाहर जा रही है 50 जूल 1 सेकंड में, और अंदर आ रही है 1 सेकंड में 2 जूल, तो टेम्परेचर तो कप कट डाउन ही जाएगा। किस्सा ऐसे नहीं है, किस्सा ऐसे है। मैंने यहाँ ये आइसोलेटेड सिस्टम समझ गए,
जिसके अंदर बाहर हीट नहीं जा सकती। अंदर यहाँ पेट्रोल रखा हुआ है और यहाँ, हाँ नाम आज चेंज होता है, अंदर यहाँ पेट्रोल रखा हुआ है एक बीकर में और लाइटर टंगा हुआ है इसमें, इलेक्ट्रिक लाइटर की तार बाहर है ऑन ऑफ। तो अंदर टेम्परेचर होगा कुछ, आपने उसका स्विच खोल दिया, स्विच खोलते ही लाइटर में इग्निशन हुआ, लाइटर से सारा पेट्रोल में आग लग गई, तो अंदर टेम्परेचर, हीट कंटेंट, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसके अंदर हीट बाहर से अंदर नहीं जा सकती, अंदर से बाहर नहीं आ सकती, ठीक है। और इसके अंदर हमने एक बीकर में पेट्रोल रख रखा है, उसमें एक इलेक्ट्रिक लाइटर रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक लाइटर का जो स्विच है ऑन ऑफ का वो बाहर है। तो मैं पूछ रहा हूँ अंदर कोई टेम्परेचर होगा या नहीं होगा, ना कोई टेम्परेचर। और जब टेम्परेचर होगा कुछ, फिर मैंने ये स्विच खोल दिया ये लाइटर का, अंदर स्पार्किंग हो गई, आग लग गई, सारा पेट्रोल जल गया, तो अंदर टेम्परेचर बढ़ गया होगा, वही रहेगा। टेम्परेचर तो कांस्टेंट नहीं रहा, हीट कंटेंट कांस्टेंट रहा है, बढ़ घट गया। क्या बाहर से हीट अंदर गई है, क्या अंदर से कोई हीट बाहर आई है, फिर टेम्परेचर कैसे बढ़ गया? वो हीट पहले पेट्रोल के अंदर शांत भरी हुई थी, वो चलने के बाद पूरे इसमें फैल गई। हीट कंटेंट कांस्टेंट रहा लेकिन टेम्परेचर चेंज हो गया। तो एडियाबैटिक प्रोसेस समझ आ गया, ऐसा हो सकता है हीट कंटेंट कांस्टेंट रहे और टेम्परेचर बदल जाए। कहानी समझ आई? आइसोकोरिक प्रोसेस, इसे कहा था आइसोकोर्स पीछे स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर जिन्होंने पढ़ा। वॉल्यूम कांस्टेंट, तो प्रोसेस ड्यूरिंग विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? आइसोबारिक प्रोसेस किसे कहते होंगे? जिसके दौरान प्रेशर कांस्टेंट रहे। पक्का? हाँ या नहीं? अब ये दो अजीब से वर्ड आएंगे, एक तो आएगा साइक्लिक प्रोसेस, फिर बायोलॉजी वाला भी पढ़ते हैं नाइट्रोजन साइकिल, ये साइकिल वो साइकिल, लाइफ साइकिल, ज्योग्राफी में पढ़ाते हैं वो मॉनसून साइकिल ये वो। तो जहाँ से चले घूम फिर के वहीं पहुँच जाएं तभी तो कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। तो इनकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी साइक्लिक प्रोसेस की मेरे कोर्स में, लेकिन बुक में डेफिनेशंस दी हुई हैं इसलिए पढ़ रहे हैं। व्हेन सिस्टम आफ्टर undergoing series of changes returns to its initial state, cyclic process is, मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, समझ आ रही है? series of changes returns to its initial state, cyclic process is said to have taken place। मेरी आवाज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया करो। बोलो, मेरे फ्रिज में मेरे रेफ्रिजरेटर में एक बाउल में आइस रखी थी जमने के लिए, आइस जमी हुई थी, लाइट चली गई, क्या हुआ? पिघल गया, लाइट आ गई, वापस जम गया और वापस उसी टेम्परेचर पे आ गया, तो क्या साइक्लिक प्रोसेस नहीं हो गया उसके साथ अगर वो वापस आइस बन गया तो? समझ गए? अब देखो कितनों को इंग्लिश आती है। एक वर्ड है रिवर्सिबल प्रोसेस, एक वर्ड है इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या डेफिनेशन बनाओगे? प्रोसेस whose direction can be reversed by merely, समझ आ रहा? merely changing a state variable। irreversible प्रोसेस की ये सबसे खास बात है जिसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। इट टेक्स प्लेस इन फाइनाइट simally slowly।
ये लाइन है दमदार, हमें पता नहीं चला लेकिन क्या हुआ। वही बात, फ्रिज में आइस रखा हुआ था, लाइट चली गई, मेल्ट होना शुरू हो गया, टेम्परेचर बढ़ने लगा। क्या आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया इसलिए तो आइस मेल्ट होना शुरू हो गया। आपने टेम्परेचर नाम का स्टेट वेरिएबल उसका फिर से कम कर दिया तो क्या वो फिर से फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। आपने उसका टेम्परेचर फिर से बढ़ा दिया, वो फिर से मेल्ट होना शुरू हो जाएगा क्या। तो टेम्परेचर नाम का एक स्टेट वेरिएबल बदलने से वो अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर लेता है क्या, मेल्टिंग से फ्रीजिंग की तरफ, फ्रीजिंग से मेल्टिंग की तरफ, मेल्टिंग से फ्रीजिंग की तरफ, फ्रीजिंग से मेल्टिंग की तरफ। तो वो कैसा प्रोसेस है। अब ये एक जनरलाइजेशन उन्होंने निकाला, कोई एक्सेप्शन हो तो मैंने अभी पढ़ा नहीं, कि रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो बहुत ही धीरे चलता है, इनफाइनाइट सेमी स्लोली। हाँ, ऐसा फ्रिज नहीं बना अब तक कि हमने फ्रिज में पानी रखा, स्विच ढक्कन दरवाजा बंद किया, फिर साथ के साथ दरवाजा खोला, अंदर से आइस निकल गई, है ना, है क्या ऐसा फ्रिज। तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो बहुत, अब बताओ रिवर्सिबल प्रोसेस क्या जाएगा, हुज डायरेक्शन कैन नॉट बी रिवर्स बाय मेयरली चेंजिंग अ स्टेट वेरिएबल। अब थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़ के नाम पे असली चैप्टर हमारा यहाँ से शुरू होता है। थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़ में सबसे पहली क्वांटिटी जो हमें वो पढ़ाता है, डेट इज इंटरनल एनर्जी, जिसको इंट्रिंसिक एनर्जी भी कहते हैं। और ये जो इंटरनल एनर्जी है, इंट्रिंसिक एनर्जी है, इसे पहले कैपिटल ई से डिनोट करते थे, लेकिन IUPAC ने बदल दिया, अब इसे किससे डिनोट कर रहे हैं। तो फिर आपने ये लिखाया है क्यों। अगर आप 15-20 साल पुराना कोई क्वेश्चन कर रहे होते हो तो उनमें क्वेश्चनों में ई से छपाता है, तो ई देख के समझ जाओ अच्छा ये इंटरनल एनर्जी कह रहा है। छपे होते हैं ना बुक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह, तो इसलिए बता देते हैं भाई ई किसको मान के चल रहा है, वो इंटरनल एनर्जी को मान के चल रहा है। तो आप में से जितने भी बैठे हुए इस वक्त पढ़ रहे हैं, चाहे तो लैपटॉप पे चाहे मोबाइल पे, तो क्या आप सबके पास अपनी कुछ इंटरनल एनर्जी है ही तभी तो पढ़ रहे हो, तभी तो जिंदा हो। और सही मायने में तो जब जिंदा नहीं है तो भी इसमें एनर्जी तो होती है कुछ, हर मॉलिक्यूल। अब ये जो आपके हाथ में मोबाइल है या लैपटॉप है, ये मोबाइल की क्या कुछ एनर्जी है। हाँ, मोबाइल के अंदर कुछ बहुत सारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस जैसी चीज़ें होंगी या नहीं, अलग अलग पार्ट्स में। उन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होंगे। और स्पेशली सारे इलेक्ट्रॉन्स तो नाचते कूदते रहते हैं हर वक्त, स्पिन भी करते हैं, रोटेट भी करते हैं, रिवॉल्व भी करते हैं। स्टोर्ड in a system is called its it is the algebraic sum of all the various types of energies possessed by a सिस्टम। अब वेरियस टाइप ऑफ एनर्जीज कौन, बोलो, अभी बोली थी मैंने। न्यूक्लियर, रोटेशनल, सही लिखिए स्पेलिंग, TION, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ठीक है, पोटेंशियल, काइनेटिक, इलेक्ट्रॉनिक, पोटेंशियल, काइनेटिक, इलेक्ट्रॉनिक। अब ये लड़ने मत आ जाना, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी होगी, एटसेट्रा, जितनी भी तरह की हो सकती हैं। तो हमें तो सही मायने में सारी एनर्जीज के शायद नाम भी ना पता, उनकी एग्जैक्ट वैल्यू तो पता चलनी बहुत ही। भाई आपके हाथ में जो पेन है उसमें बहुत सारे एटम्स हैं, उनमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, उन सब न्यूक्लियस की इंडिविजुअल न्यूक्लियर एनर्जीज मेजर करके बता सकते हो क्या कि टोटल न्यूक्लियर एनर्जी इतनी है इस पेन में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ U of a system cannot be determined। क्यों, because बोलो, absolute values of all constituent energies cannot be determined। बोलो हाँ या नहीं। बट डेल्टा यू क्या, इंटरनल एनर्जी चेंज क्या है, U फाइनल माइनस U इनिशियल। अगर रिएक्शन हो रही है तो U प्रोडक्ट्स माइनस U रिएक्टेंट्स। तो ये इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड कर रहा है ना, बस इनिशियल कितनी थी और फाइनल कितनी थी, तो क्या हुआ।
आज ही पढ़ा। जो सिर्फ इनिशियल स्टेट पे और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे, पाथ पे डिपेंड ना करे, वो मैथ समझ नहीं आती मेरे, मैं ऐसे ही बोलता हूँ। मेरे पास एक लोहे का मेटल का पीस है, ठीक है, मैं उसे आग पे रख के गर्म कर सकता हूँ? बोलो जल्दी जल्दी। तो मैंने उसे एनर्जी दे दी, आग पे रख के हीट दे दी, उसकी इंटर एनर्जी बढ़ गई होगी या नहीं? सम्यक जैन जी बोले नहीं, मैं इसे आग दे के गर्म नहीं करूँगा, मैं तो उसके ऊपर हथौड़े बजा के गर्म करूँगा। तो क्या मेटल के पीस पे हथौड़े बजाए तो कुछ गर्म हो जाएगा? आपके गाल पे थोड़े से झापड़ लगाए तो आपका गाल कुछ गर्म हो जाएगा? चलो अब तो समझ आएगा सबके। तो मैंने उतना ही टेम्परेचर इसका आग पे रख के बढ़ाया और उतना ही टेम्परेचर इसका हथौड़े से पीट के बनाया। तो दोनों केस में एक बार को दोनों इंटर एनर्जी सेम बढ़ सकती है नहीं? तो दोनों बार पाथ सेम है क्या, अलग अलग है? लेकिन इसे मतलब नहीं है गर्म करने से पहले या पिटने से पहले इसकी एनर्जी कितनी थी, वो यू है, और पिटने के बाद या गर्म होने के बाद कितनी एनर्जी है, यू फाइनल। अब पीट के गर्म किया, पीट के एनर्जी दी या आग लगा के एनर्जी दी मटेरियल, तो इंटर एनर्जी चेंज किस पे डिपेंड कर रहा है? बस फाइनल पे। और इसलिए क्या होगा, स्टेट फंक्शन। बोलो अब बताओ, यू जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? जल्दी सबके पास जवाब होगा। कॉमन सेंस लगाओ, मैंने इतनी सारी बातें बता दी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। क्यों? आपके हाथ में जो पेन है, लिखते लिखते आधा टूट गया, आपने आधा पेन बाहर फेंक दिया, मान लो फेंक दिया, तो बचे हुए पेन में उतनी एनर्जी होगी जितनी पूरे पेन में थी? नहीं, उसमें तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस जो भी हैं वो कम हो गए, न्यूक्लियस कम हो गए, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, तो उनकी एनर्जी भी कम हो जाएगी। इसका मतलब अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करता। क्या बोल रहे हो? करती है, तभी तो एक्सटेंसिव कह रहे हैं। एक्सटेंसिव, इंडिपेंडेंट, आई एन थोड़ी कह रहे हैं डिपेंडेंट। तो यू कैसी प्रॉपर्टी है? अब लिंक बनना शुरू हो गया। कभी कहोगी जो हमें तो आप ऐसे ही बना रहे थे। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सॉरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में लिखा है क्या इंटर एनर्जी? ऐसे आगे जाके एंथैल्पी भी आ जाएगी, ऐसे आगे जाके एंथैल्पी भी आ जाएगी, ऐसे आगे जाके एंट्रोपी भी आ जाएगी, ENTROPY एटसेट्रा। हो गया? हाँ जी बोला। अगर यही बात हम केमिकल रिएक्शन पे लगा दें तो दिस इज इंटर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड दिस इज इंटर एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट फाइनल हो गया रिएक्शन का और रिएक्टेंट्स इनिशियल हो गए। ठीक है मैडम? तो बाकी बात कल करते हैं।